स्क्रीन सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है? एक तो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे जिसमें जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो 3 वेरिएबल थे x, y एंड z, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो वेरिएबल थे रो, फाई, z, इनमें आपस में रिलेशन क्या है। तो ये रिलेशन यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1.7 एंड इक्वेशन नंबर 1.8 में गिवन है। 1.7 में रो इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फाई जो है वो tan इनवर्स y बाई एक्स और z के बराबर होता है। तो अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिस्टम को चेंज करिए, तो फिर आप इक्वेशन नंबर 1.7 में जो रिलेशन दिए हुए हैं इनको यूज करेंगे। मतलब जो गिवन है वो है एक्स, वाई, जेड, और जो आपको फाइंड आउट करना है वो है रो, फाई, जेड। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1.7 जो है वो आप उनके रिलेशन को यूज कर लेंगे। और अगर आपको यहाँ पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है क्वेश्चन के अंदर सब, और आपसे वो पूछ रहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको आप चेंज करिए, तो फिर इक्वेशन नंबर 1.8 इसको सब ये हम लोग यूज कर लेंगे। और इक्वेशन नंबर 1.8 जो है वो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू रो कॉस फाई, y इज इक्वल टू रो साइन फाई एंड z इज इक्वल टू z। तो किस तरीके से ये रिलेशन आ रहे हैं? हेलो जी जी, स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रही? कुछ नहीं दिख रहा। एक मिनट, कांट शेयर योर स्क्रीन, सॉरी एन एरर रिकॉर्ड। एक मिनट, अब देखिए स्क्रीन में आ रहा है ना? आया ब्लैक अब आया? अब आ गया सर। अब देखिए ये पेज आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1.7 और इक्वेशन नंबर 1.8 ये आपको दिख रही है? जूम करिए सर थोड़ा। और जूम करें? हाँ। अरे तुम भी जूम कर सकते हो यार। बस सर ठीक है अच्छा, अब ठीक है? ठीक है सर। जी, अब ये देखिएगा यहाँ पर ये रिलेशन कैसे फाइंड आउट किया गया है। इसके लिए आपको एक डायग्राम दिया है फिगर नंबर 1.2, और इस फिगर नंबर 1.2 की हेल्प से हम लोग ने ये जो ऊपर इक्वेशन बनाई है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ किया गया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को ड्रॉ किया गया है। और बेसिकली हम लोग ने लास्ट टाइम पे भी डिस्कशन किया था कि कोऑर्डिनेट्स यूज क्यों करते हैं। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसकी पोजीशन को हमें डिफाइन करना है, और इसको अभी हम लोगों ने डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और x, y और z वेरिएबल हमने यहाँ पर यूज किया है। लेकिन हम इसी की पोजीशन को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो डायग्राम में P की पोजीशन है वो दोनों दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखी हुई है। एक लिखा हुआ है P ब्रैकेट में x, y, z,
जो कि आपको बता रहा है कि पोजीशन को कार्टेशियन सिस्टम में लिखा गया है और इसी के इक्विवेलेंट में लिखा हुआ है p ब्रैकेट रो फाई z, जो कि आपको बता रहा है कि इसी पोजीशन को हम लोग सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिख सकते हैं। तो आपको लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रो फाई z में रो है क्या, तो रो है यहाँ पर आपका जो भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट P है, इस पॉइंट से आप z एक्सिस पर एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो उस पॉइंट से z पॉइंट की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो है यहाँ पर रो। तो यही डिस्टेंस जो है वो नीचे से भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये ओरिजिन से पॉइंट P का एक प्रोजेक्शन लिया हुआ है XY प्लेन पर, तो इस पॉइंट P का जो प्रोजेक्शन है वो ये बन रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है, और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है वो बिल्कुल वही डिस्टेंस होगी जो यहाँ पर ये डिस्टेंस होगी। इसलिए इसको हम नीचे प्रोजेक्ट करके और लिख देंगे दिस इज रो। और यहाँ पर ये जो लाइन बन रही है ओरिजिन से पॉइंट के प्रोजेक्शन को मिलाने वाली लाइन, इसका एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल है उसको हम लोग बोलेंगे फाई, और पॉइंट P का XY प्लेन से जो भी हाइट है उसको हम लोग बोलेंगे Z। तो अगर हम यहाँ पर रो फाई Z को फिगर में देखें तो हम यहाँ पर X और Y की वैल्यू रो फाई के टर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो रो है, इस रो का अगर हम कंपोनेंट लेंगे X के अलोंग तो वो आ जाएगा रो कॉस फाई, और X की वैल्यू हो जाएगी रो कॉस फाई, जो कि डायग्राम 1.2 में भी लिखा हुआ है। और अगर हम इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे लेंगे रो का, तो वो आ जाएगा रो साइन फाई, जो कि y की वैल्यू है। तो यहाँ से हम x इन टर्म ऑफ रो फाई निकाल सकते हैं और y इन टर्म्स ऑफ रो फाई निकाल सकते हैं। अब यानी ये जो एक्सप्रेशन आ गया है वो रो और फाई अगर आपको मालूम है तो एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए, मतलब आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर मालूम है तो एक्स और वाई यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखिए यहाँ पर इन दोनों x और y की वैल्यू को स्क्वायर करके ऐड कर दें अगर हम, तो x को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, और y को स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो दोनों ही इक्वेशन के लेफ्ट साइड को एक साथ ऐड कर दें और राइट साइड को एक साथ ऐड कर दें, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो यहाँ से हमारे को वैल्यू मिल जाएगी रो की विच इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1.7 पर जो लिखा गया रिलेशन रो का वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो दोनों जो एक्स और वाई की वैल्यू आएंगे रो और फाई के टर्म में स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो निकल के आ जाएंगी। अगर एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, यानी वाई डिवाइडेड बाई एक्स, तो आ जाएगा रो साइन फाई डिवाइडेड बाई रो कॉस फाई विच इज टैन फाई, और फाई की वैल्यू आ जाएगी टैन इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से हम इक्वेशन नंबर 1.7 जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको जो है ये दोनों ही रिलेशन याद होने चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल में दोनों का हम लोग यूज करेंगे। अब नेक्स्ट पेज देखिएगा विच इज पेज नंबर 8। देखिए आपको अपनी स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे एक नया पेज दिख रहा होगा और यहाँ पर पेज नंबर 8 है ये, और इसमें इक्वेशन नंबर 1.9 और 1.10 आपको दिख रही हैं आपकी स्क्रीन पर। और ये इक्वेशन क्या बता रही हैं? ये इक्वेशन आपको जो यूनिट वेक्टर्स हैं दोनों ही सिस्टम में, यानी कार्टेशियन सिस्टम में यूनिट वेक्टर जो कि थे स्मॉल ए एक्स, स्मॉल ए वाई, स्मॉल ए जेड, और सिलिंड्रिकल सिस्टम में यूनिट वेक्टर जो कि हैं स्मॉल ए रो, स्मॉल ए फाई और स्मॉल ए जेड, इनके बीच में आपस में
रिलेशंस। तो बेसिकली ये इक्वेशन नंबर 1.9 और इक्वेशन नंबर 1.10 ये आपको यूनिट वेक्टर दोनों ही कार्ड सिस्टम में उनके रिलेशंस को बता रही हैं। और ये यूनिट वेक्टर के रिलेशन को किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा विच इज फिगर नंबर 1.3। अब देखिए यहाँ पर फिगर नंबर 1.3 में आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं, एक है ए और एक है बी, और दोनों ही डायग्राम में आपको दो एक्सिस दिखाई गई हैं कार्टेशियन सिस्टम की, एक है एक्स और एक है वाई। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स और वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पर वाई। तो अब आपको मान लीजिए फाइंड आउट करना है कि एक्स इस डायग्राम को कैसे बनाया गया है, पहले तो ये समझ लीजिए। तो पिछला जो डायग्राम था ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम को अगर आप P पॉइंट को यहां ऊपर से देखेंगे, ये स्क्रॉल दिख रहा है सबको स्क्रीन पर? श्रेयांश, ये स्क्रॉल जो है वो दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है, ठीक है। तो ये स्क्रॉल का डायरेक्शन देखिएगा, ये स्क्रॉल यहां से आप देख रहे हैं, इस पोजीशन से पॉइंट की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, आपको एक्स एक्सिस दिखेगा, वाई एक्सिस दिखेगा, और इस पी पॉइंट का प्रोजेक्शन दिखेगा यहाँ पर जो बन रहा है। अच्छा, इस पी पॉइंट का प्रोजेक्शन अब यहाँ पर, तो ये पॉइंट अभी यहाँ से हटा दीजिए आप, जो कि नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है वो दिख रहा है आपको। यानी ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट का प्रोजेक्शन है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। फिर देखिए यहाँ पर, अब ये जो ओरिजिन से पॉइंट की प्रोजेक्शन की डिस्टेंस है इसको हम लोग रो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है ओरिजिन और ये है पॉइंट का प्रोजेक्शन, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग रो बोलेंगे। तो ये डिस्टेंस है यहाँ पर रो, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं रो साइन फाई, या वाई बोल रहे हैं। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है इसको हम बोल रहे हैं वाई, और इस प्रोजेक्शन की, इस पॉइंट का जो प्रोजेक्शन है इसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्स। तो इन दोनों ही यहां पर देखिए ये है प्रोजेक्शन, और इस प्रोजेक्शन से ये जो डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन है, और इस वाले पॉइंट से इधर की तरफ अगर हम जाएंगे तो ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। और यहां पर देखिए फाई क्या है, फाई है आपका ये जो लाइन है ओरिजिन से प्रोजेक्शन को मिलाने वाली लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, ये हो गया आपका फाई, ठीक है। तो अब इस डायग्राम में, यानी डायग्राम नंबर 1.3a में आपको ये डिस्टेंसेस नहीं बनाई गई हैं, बल्कि आपको यूनिट वेक्टर के टर्म में ये डायग्राम बना है। तो आप देखिएगा जरा प्रीवियस डायग्राम में, अगर हम देखें इस पॉइंट से ax खींचें, ax का मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, तो आप इस पॉइंट से इस तरफ चलेंगे x डायरेक्शन में, यानी x एक्सिस के पैरेलल, तो मिलेगा आपको यूनिट वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन। तो देखिएगा यहाँ पर इस पॉइंट से x डायरेक्शन में x एक्सिस के पैरेलल एक वेक्टर खींचा गया है, और इसको नाम दे दिया गया है यहाँ पर ax। ये जो वेक्टर है ये इसको बोल रहे हैं ax,
यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसका नाम है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन। अच्छा, अब यहां पर देखिए ये जो रो है, ये रो डिस्टेंस, इसी रो डिस्टेंस के अलोंग एक लाइन आप इस पॉइंट प्रोजेक्शन से, इस पॉइंट से खींचेंगे अगर इसी डायरेक्शन में, यूनिट साइज की, ध्यान रखना यूनिट वेक्टर का मतलब है वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट है। यूनिट कुछ भी हो सकता है, जो भी आप वहां पर यूज कर रहे हैं, मीटर सेंटीमीटर जो भी यूज कर रहे हैं, तो यूनिट क्वांटिटी होगी बस। तो यहाँ पर जो भी रो मान लीजिए सेंटीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे रो की डायरेक्शन में, तो वो बताएगी रो का यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर देखिएगा ये डिस्टेंस है रो, ये वाली डिस्टेंस है रो, और इस डिस्टेंस के बिल्कुल अलोंग आप एक यूनिट साइज का वेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो वो बन जाएगा ए रो। तो आपने इस डायग्राम में ए एक्स डायरेक्ट कैसा बनेगा वो समझ लिया, ए रो कैसे बनेगा वो समझ लिया। अब देखिए ए रो से आपको ए फाई बनाना है, तो ए फाई बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा फाई कैसे हम लोग ले रहे हैं। फाई ले रहे हैं एक्स एक्सिस से इस लाइन के बीच का एंगल, तो शुरुआत करेंगे एक्स एक्सिस से, मतलब अगर आप इस पॉइंट से ए फाई यानी यूनिट वेक्टर अलोंग फाई ड्रॉ करना चाहते हैं, तो आप इस पॉइंट से इस तरफ जाएंगे। ये डायरेक्शन कैसे मिली, ये डायरेक्शन है इस ए रो के 90 डिग्री पर, ध्यान रखना है हमको, क्योंकि हम लोगों ने पहली लाइन जो पढ़ी थी, जब डिस्कशन हम लोगों ने शुरू किया था, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही स्टडी करने हैं। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक स्पेशल कैटेगरी होती है जिनमें जितनी भी एक्सिस हम लोग लेते हैं, बेसिकली 3 एक्सिस होती हैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, वो आपस में 90 डिग्री पर होती हैं। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड एक्सिस होती हैं, आपस में 90 डिग्री पर होती हैं। ऐसे ही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में रो फाई जेड एक्सिस होंगी, वो आपस में 90 डिग्री में होंगी। इसी तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो उसमें आर फाई रो होंगी एक्सिस, तो उसमें भी वो आपस में 90 डिग्री में होंगे। तो हमें यहाँ पर रो को पहले डिफाइन कर लेना है कि यूनिट वेक्टर अलोंग रो डायरेक्शन ये कैसे आएगी, और उससे 90 डिग्री पर हम लोग बना देंगे फाई, फाई की डायरेक्शन में 90 डिग्री पर। तो फाई की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस से दूर, तो यहां पर इस पॉइंट से हम एक्स एक्सिस से दूर जाते हुए, लेकिन रो जो यूनिट वेक्टर है इसके 90 डिग्री पर जाते हुए हम लोग एक लाइन बना देंगे यूनिट मैग्नीट्यूड की, यूनिट लेंथ की, तो वो बन जाएगा ए फाई यानी यूनिट वेक्टर अलोंग फाई डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा लाइन ऊपर की तरफ ना बना के नीचे की तरफ बनाई है, तो नीचे की तरफ बनाई है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए अगर, तो आपको माइनस ए फाई नोटेशन लिख के बता रहे हैं। तो जो नोटेशन इन्होंने यूज किया है वो माइनस ए फाई, क्योंकि प्लस कब होगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये एक्स एक्सिस से दूर जा रहे होंगे तब प्लस होगा। अगर हम एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे होंगे तो ये ही वेक्टर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 वेक्टर आपको ए रो और ए फाई ये बना दिए हैं। अब करना क्या है, करना है आपको, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ए रो और ए फाई का जो रिजल्टेंट है वो निकालना है। तो ए रो और ए फाई का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फिर हम वेक्टर एडिशन पे हमें जाना पड़ेगा। हम लोगों ने वेक्टर एडिशन जो है पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। वेक्टर एडिशन में हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल मेथड और दूसरा है वेक्टर एडिशन का पैरेललोग्राम मेथड। तो ट्राइंगल मेथड यहाँ पर यूज किया गया है। वेक्टर एडिशन के ट्राइंगल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर को पहले हम एज अ रेफरेंस ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर वो रेफरेंस वेक्टर है माइनस ए फाई वेक्टर। अब इस ए फाई वेक्टर की हेड से हम दूसरे वेक्टर बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, और उस जो वेक्टर जो है उसकी जो भी डायरेक्शन दी गई है उसी के बिल्कुल पैरेलल एक हम वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे।
पहले वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर की टेल निकालते हुए हम ड्रॉ करेंगे। तो हमने पहले ये वाला वेक्टर ड्रॉ किया और इसके हेड से हमने दूसरा वाला वेक्टर ड्रॉ किया। तो यहां पर ये दोनों वेक्टर को हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले वेक्टर की टेल से दूसरे वाले वेक्टर की हेड की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो लाइन है वो यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यही लाइन आपको इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है वो क्या है, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यानी एक्स डायरेक्शन। अगर हम इन ए रो, ये है ए रो और ये है ए फाई, इनका वेक्टर एडिशन कर देंगे तो हमें यहां पर मिल जाएगा एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अच्छा, तो अब यहां पर मतलब इन दोनों को वेक्टरली ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। तो हम इसको ऐसे कैसे ऐड करेंगे, हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये ट्राइंगल बनाया और इस ट्राइंगल का जो मीटिंग पॉइंट है, इस मीटिंग पॉइंट से ये जो ए एक्स वेक्टर मिल रहा है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये जो पूरी लाइन है दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, एक ये पार्ट होगा और एक ये पार्ट होगा। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्या है, माइनस ए फाई का प्रोजेक्शन, और यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे ये क्या है, ये है ए रो का प्रोजेक्शन। तो एंगल फाई, यहां पर अगर एंगल फाई है तो ये जो एंगल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एंगल 90 माइनस फाई, क्योंकि ए रो और माइनस ए फाई के बीच में 90 डिग्री है और ये फाई एंगल हो गया, तो ये रिमेनिंग एंगल बचा 90 माइनस फाई। तो इतना जो पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए फाई कॉस 90 माइनस फाई। अब देखिए, अगर ये ए फाई, ये 90 माइनस फाई एंगल है तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा आपका फाई वैल्यू का, ये हो गया 90 माइनस फाई। ये एंगल जो है ए माइनस ए फाई और ए रो के बीच में ये एंगल, ये हो गया 90 डिग्री, तो ये रिमेनिंग बचा फाई। तो ये अगर फाई है तो फिर इतने पार्ट की जो लेंथ है वो कितनी होगी, वो होगी ए रो कॉस फाई के बराबर। तो ये लेंथ हो गई माइनस ए फाई कॉस 90 माइनस फाई और ये लेंथ हो गई ए रो कॉस फाई के बराबर। दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें ए एक्स मिल जाएगा। तो यहां पर देखिएगा इक्वेशन नंबर 1.9 में ए एक्स को कॉस फाई ए रो और यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि ये जो माइनस आया है, क्यों आया है, क्योंकि ए फाई जो है वो यहाँ पर माइनस है, तो इसलिए ये माइनस बाहर हमने लिख दिया है। और ये साइन फाई कैसे आ जाएगा, कॉस 90 माइनस फाई की जो वैल्यू है ये साइन फाई होती है, तो सीधे यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है साइन फाई। तो ए एक्स, ए रो और ए फाई के टर्म में हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। तो थोड़ा सा समझने वाला है, अगर हमें बस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन समझ में आ जाएंगी तो ये रिलेशन कैसे आ रहा है ये हम निकाल लेंगे। तो जो पहला वाला जो डायग्राम आपको बनाया गया है, ये पहला वाला डायग्राम जो इक्वेशन नंबर 1.9 की जो पहली वाली रिलेशन है इसको डिफाइन करने के लिए बनाया गया है। अब ये वाली इक्वेशन कैसे आई, तो इसके लिए एक अलग डायग्राम यहाँ पर बनाया गया है और वो डायग्राम इसी का है बी डायग्राम, ये डायग्राम। और इस डायग्राम में देखिए आपको जो रिजल्टेंट है वो है ए वाई, ये है ए वाई, ये रिजल्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, तो ये रिजल्टेंट मिलेगा, पहले हम वो जो प्रोजेक्शन पॉइंट था पी का, जो प्रोजेक्शन था वहां से हम लाइनें खींच लेंगे, ए रो खींच लेंगे और ए फाई खींच लेंगे, और इसके बाद ए रो और ए फाई को हम ट्राइंगल मेथड से ऐड कर देंगे। तो ट्राइंगल मेथड में हमने आपको बताया कि पहले एक वेक्टर खींचते हैं, एक वेक्टर हमने यहाँ पर पहले खींचा ए फाई और इस ए फाई के हेड से दूसरा वाला वेक्टर हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, और दूसरा वाला वेक्टर है यहाँ पर ए रो जो कि 90 डिग्री पर होगा पहले वाले से। क्यों होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसलिए एक ही सिस्टम में जो भी दो एक्सिस होंगी वो आपस में 90 डिग्री में, तो रो फाई एक ही सिस्टम में, एक ही सिस्टम के पार्ट हैं, इसलिए ये आपस में 90 डिग्री पे होंगी। तो यहाँ पर ए रो ड्रॉ कर दिया। अब ये जो मीटिंग पॉइंट है, इस मीटिंग पॉइंट से ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल पे लाइन जा रही है जिसको हम ए वाई बोल रहे हैं,
इस पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो हम देखेंगे ये लाइन दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, एक ये पार्ट हो जाएगा और एक ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा। तो नीचे वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ये है क्या, नीचे वाला जो पार्ट है वो ए फाई का प्रोजेक्शन है और ऊपर वाला पार्ट ए रो का प्रोजेक्शन है। तो नीचे वाला पार्ट ए फाई का प्रोजेक्शन है, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए फाई कॉस फाई, क्योंकि ये एंगल फाई है। ये एंगल फाई कहाँ से आया, तो देखिए यहाँ पर ये एंगल फाई है और ये एंगल अगर फाई है तो ये वाला जो एंगल है इसको हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 5। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस विल कम 5। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये वाला पार्ट ये आ जाएगा ए फाई कॉस फाई के टर्म के बराबर, और ये वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा आपका, क्योंकि ये एंगल फाई है तो ये वाला एंगल बन जाएगा आपका 90 माइनस 5। तो ये आ जाएगा, इतना पार्ट आ जाएगा ए रो कॉस 90 माइनस 5, और cos 90 माइनस 5 होता है sin 5। तो हम ए वाई को क्या लिख सकते हैं, ए वाई को लिख सकते हैं ए फाई cos 5 प्लस ए रो sin 5, जो कि ऊपर आप देखेंगे इसकी सेकंड इक्वेशन में ये लिखा हुआ है ए वाई इज इक्वल टू ए रो sin 5 प्लस ए फाई cos 5। तो इस तरीके से जब आपको ये पूछा जाए कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर में आपस में क्या रिलेशन है, तो फिर दोनों अलग अलग डायग्राम बना के आपको बताने पड़ेंगे। और दोनों ही सिस्टम में z जो है वो सेम है, XYZ सिस्टम में भी z आता है, रो फाई z सिस्टम में भी z आता है। तो हम यहाँ पर तीसरा रिलेशन लिख सकते हैं विच इज AZ इक्वल टू AZ। तो जो सेट है 1.9 इक्वेशन नंबर जो सेट है ये आपका कब यूज करना है, जब हमें गिवन हो सिलिंड्रिकल सिस्टम और फाइंड आउट करना है कार्टेशियन सिस्टम, तो आपको सेट 1.9 यूज करना है। और इसी तरीके से सेट 1.10 ये आपको कब यूज करना है, जब आपको कार्टेशियन सिस्टम गिवन है और आपको सिलिंड्रिकल सिस्टम के रूप फॉर्म में पूछ रहा है, तो जो रिजल्टेंट आपको चाहिए वो सिलिंड्रिकल सिस्टम चाहिए। तो यहां पर आपको 1.10 जो सेट ऑफ इक्वेशन है ये यूज करनी पड़ेगी। और ये कैसे आ रही है, तो आप इन्हीं दोनों डायग्राम की हेल्प से इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इन्हीं दोनों डायग्राम की वजह से। तो यहां पर बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको अब एक ही डायग्राम में रो और फाई की जगह पर एक ही डायग्राम में आपको एक्स और वाई ये दोनों रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि इस डायग्राम में आपको एक्स रिप्रेजेंट किया गया है, फाई और रो रिप्रेजेंट किया गया है। तो अब आपको ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ पर एक्स एज ए रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना था। अगर आपको रो एज ए रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो फिर डायग्राम में एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स बन जाएगा और इस डायरेक्शन में वाई बन जाएगा। एक्स और वाई का जो भी रिजल्टेंट है वो रो के बराबर आ जाएगा। ट्रायंगुलर मेथड यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, तो रो की वैल्यू आ जाएगी। और जो रो की वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी है, इन्होंने शो नहीं किया है। वो है ए रो इज इक्वल टू कॉस फाई ए एक्स प्लस साइन फाई ए वाई। ए फाई की वैल्यू के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फिर दूसरा डायग्राम बनाना पड़ेगा जिसमें ए एक्स होगा, ए वाई होगा और ए फाई होगा। वहां पर ए रो नहीं बनाना है हमको, क्योंकि वहां पर हमें ए फाई एज ए रिजल्टेंट चाहिए। ए एक्स और ए वाई के टर्म में हमें ए फाई चाहिए, इसलिए हम वहां पर ए रो को यहाँ नहीं बनाएंगे और ये इक्वेशन हमारे को मिल जाएगी। ए फाई इज इक्वल टू माइनस साइन फाई ए एक्स प्लस कॉस फाई ए वाई। और तीसरा वाला जो वेरिएबल है, क्योंकि दोनों ही सिस्टम में सेम होते हैं, इसलिए एज इक्वल टू एज इस तरीके से लिख देंगे। तो हम लोगों ने अभी तक सिलिंड्रिकल सिस्टम के अंदर दो चीजें सीखी। पहला, वेरिएबल का आपस में कैसा रिलेशन है, और दूसरा हमने यहाँ पर सीखा कि जो यूनिट वेक्टर हैं दोनों ही सिस्टम के, उनके रिलेशंस कैसे हैं आपस में। अब हम क्या करना चाहेंगे यहाँ पर, अब हम कंपोनेंट के आपस में कैसे रिलेशन है वो निकालेंगे। हम लोगों ने कंपोनेंट की बात करी थी। एक्स वाई जेड सिस्टम में हम लोग कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए सबस्क्रिप्ट एक्स लगा देते हैं।
तो वो बन जाता है ax। जैसे आप इक्वेशन नंबर 1.12 में देखिए तो यहाँ पर कैपिटल A सबस्क्रिप्ट x लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग x डायरेक्शन। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल A सबस्क्रिप्ट y, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग y डायरेक्शन। और इसी तरीके से यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कैपिटल A सबस्क्रिप्ट z, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग z डायरेक्शन। तो कंपोनेंट और ये लिखा हुआ है कैपिटल A सबस्क्रिप्ट में रो लगा दिया, तो इसको हम बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग रो डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग फाई डायरेक्शन। तो कंपोनेंट्स का किस तरीके से आपस में रिलेशन है, इसको हम लोग ये भी फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम वेक्टर को कैसे लिखते हैं। तो वेक्टर को लिखने का तरीका हमने लास्ट टर्म पे हम लोगों ने देखा था, अगर आपको याद हो, कि कैपिटल A वेक्टर है, इसको अगर हम कार्टेशियन सिस्टम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोगों ने देखा था ax इंटू ax, इस तरीके से लिखा था। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर देखिए ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा हुआ है, एक मिनट, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पर हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करके वेक्टर की वैल्यू को लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है वेक्टर A की वैल्यू को कैसे लिखेंगे, कैपिटल AX इंटू स्मॉल ax प्लस कैपिटल AY इंटू स्मॉल AY प्लस कैपिटल AZ इंटू स्मॉल AZ। यहाँ पर कैपिटल AX जो है वो आपको क्या बता रहा है, कंपोनेंट है ये, और स्मॉल a जो कि बोल्ड में लिखा हुआ है, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। लिखा भी है यहाँ पर ax ay az आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x y एंड z डायरेक्शन। तो ये हो गया वेक्टर की वैल्यू इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरीके से हम वेक्टर को लिख सकते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यही वेक्टर जिसको हमने ऊपर लिखा था कार्टेशियन में, उसी वेक्टर को हम लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो ये लिखा हुआ है कैपिटल A रो इंटू स्मॉल a रो प्लस कैपिटल A5 इंटू स्मॉल A5 प्लस कैपिटल AZ इंटू स्मॉल AZ। तो अब हमें क्या करना है, इनके जो कंपोनेंट्स के रिलेशन है इनको फाइंड आउट करना है। तो कंपोनेंट के रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग वापस उसी पेज पे आते हैं। इस पेज पे आते हैं और यहां पर देखिए, अब आपको क्या कर देना है, सिंपल, आप वेक्टर को लिखेंगे सिलिंड्रिकल सिस्टम में, वेक्टर को लिखेंगे सिलिंड्रिकल सिस्टम में। ये जो वैल्यू है ये है हाँ, तो यहां पर बल्कि हमने जो वेक्टर है कार्टेशियन सिस्टम में लिया, उस कार्टेशियन सिस्टम में स्मॉल ax की वैल्यू पुट कर दी। स्मॉल ax की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1.9 से, इससे स्मॉल ax की वैल्यू लिखेंगे cos फाई a रो माइनस साइन फाई a फाई। इसमें पूरे में हमने मल्टीप्लाई कर दिया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग x डायरेक्शन, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो इक्वेशन ये यहां पर
पहला वाला टर्म हो जाएगा वेक्टर की वैल्यू में। दूसरा वाला जो टर्म आएगा वो कैसे आएगा, हमने वहां पर यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन की वैल्यू पुट कर देनी है और ए वाई के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देनी है। और तीसरा वाला टर्म कैसे आएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड की वैल्यू को कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देनी है। फिर वहां पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद हम ए रो कॉमन ले लेंगे और ए फाई कॉमन ले लेंगे। तो जब हम ए रो कॉमन लेंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि फाइनली रिलेशन बिटवीन दिस सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर 1.9 से इक्वेशन नंबर 1.2 में हम वैल्यू पुट कर दें, तो इसके बाद फिर हम उसमें ए रो के जो वैल्यूज है उनको एक साथ लिख लेंगे, ए फाई की वैल्यूज को एक साथ लिख लेंगे। तो ए रो के साथ ब्रैकेट में आएगा ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई, यहाँ पर ए कैपिटल है, और ए फाई के साथ ब्रैकेट में आएगा माइनस ए एक्स साइन फाई और ए वाई कॉस फाई, जो कि यहाँ पर ए जो है वो कैपिटल है। तो ये जो पार्ट है, मतलब यहाँ पर ये जो वेक्टर की वैल्यू है किस फॉर्म में आ गई, ये वेक्टर की पूरी वैल्यू जो है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में आपको दिख रही है, सिलिंड्रिकल सिस्टम में दिख रही है। तो इस सिलिंड्रिकल सिस्टम में कैसे मालूम सिलिंड्रिकल सिस्टम में दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो यूनिट वेक्टर है ये सिलिंड्रिकल वाले सिस्टम के यूनिट वेक्टर हैं, स्मॉल ए सबस्क्रिप्ट में रो, यहाँ पर स्मॉल ए सबस्क्रिप्ट में फाई, और यहाँ पर स्मॉल ए सबस्क्रिप्ट में जेड। और हमें मालूम है कि सिलिंड्रिकल सिस्टम में जो वेरिएबल होते हैं वो होते हैं रो, फाई एंड जेड। तो ये सिस्टम, आप ये जो वेक्टर लिखा हुआ है ये सिलिंड्रिकल सिस्टम में लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर ये सिलिंड्रिकल सिस्टम का यूनिट वेक्टर है, तो ये जो बाकी वैल्यू इसके साथ लिखी होगी वो क्या होगा, वो सिलिंड्रिकल सिस्टम का कंपोनेंट होगा। इसी तरीके से अगर ये यहाँ पर सिलिंड्रिकल सिस्टम का यूनिट वेक्टर है, तो ये सिलिंड्रिकल सिस्टम का कंपोनेंट होगा। तो रो के साथ कौन सा कंपोनेंट होगा, रो का कंपोनेंट होगा, और फाई के साथ कौन सा कंपोनेंट होगा, फाई का कंपोनेंट होगा। तो इस इक्वेशन को, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सिलिंड्रिकल सिस्टम में वेक्टर कैसे लिखते हैं, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अगर हम कंपेयर कर देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कंपोनेंट अलोंग रो डायरेक्शन की जो वैल्यू है वो cos फाई टाइम्स कंपोनेंट अलोंग x डायरेक्शन प्लस sin फाई टाइम्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन, इसके सम के बराबर होती है। इसी तरीके से आप इस पूरी वैल्यू को ए फाई, कैपिटल ए फाई यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग फाई डायरेक्शन ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से हम इस पूरी इक्वेशन को 1.11 को जो इक्वेशन नंबर 1.4 दी हुई है उसके साथ कंपेयर करेंगे तो वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1.12। तो इक्वेशन नंबर 1.12, ये तीन इक्वेशन का जो सेट है ये आपको क्या बता रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, बेसिकली ये आपको इस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किस तरीके से कंपोनेंट आपस में रिलेट कर रहे हैं। सिलिंड्रिकल सिस्टम के कंपोनेंट किस तरीके से कार्टेशियन सिस्टम के कंपोनेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसी तरीके का आपको रिलेशन जो है एक और सेट में मिलेगा। इसको अगर हम लोग नेक्स्ट वाले को देखते हैं, इसको देखिएगा, जो स्क्रीन पे आपको पेज दिख रहा है ये उसके बाद वाला ही पेज है जस्ट। वहां पर इक्वेशन नंबर 1.12 पे छोड़ा था हम लोगों ने, ये इक्वेशन नंबर 1.13। तो इस इक्वेशन नंबर 1.13 को हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ए रो ए फाई ए जेड, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे आपके पास ये एक जो फैक्टर्स है उनका फॉर्म वैल्यू हो गया, फैक्टर्स का मैट्रिक्स हो गया, और ये आपका कंपोनेंट जो कार्टेशियन सिस्टम में जो कंपोनेंट की वैल्यू है ये वाली मैट्रिक्स हो गई। तो इसी मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1.15। तो इन दोनों मैट्रिसेस में डिफरेंस क्या है, मैट्रिक्स नंबर 1.13 और मैट्रिक्स नंबर 1.15, ये दोनों जो है एक ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ये दोनों ही मैट्रिसेस जो हैं आपको, जब आप इक्वेशन नंबर 1.12 बना लेंगे तो आप उस वहां से ऑब्जर्व करके ये मैट्रिक्स बना सकते हैं, और दोनों आपको इंफॉर्मेशन दे रही हैं कि कार्टेशियन सिस्टम के कंपोनेंट और
सिलिंड्रिकल सिस्टम में कंपोनेंट किस तरीके से आपस में रिलेट कर रहे हैं। ये दोनों की सेम इंफॉर्मेशन है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि जब कभी भी आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना है तो फिर आपको यहाँ पर 1.13 और 1.15 को अलग अलग यूज करना पड़ सकता है। मतलब अगर आपको गिवन है कार्टेशियन सिस्टम और फाइंड आउट करना है सिलिंड्रिकल सिस्टम तो आप 1.13 यूज करेंगे, और अगर आपको गिवन है सिलिंड्रिकल सिस्टम और फाइंड आउट करना है XYZ सिस्टम तो फिर आप इक्वेशन नंबर या मैट्रिक्स नंबर 1.15 यूज करेंगे। तो फिर से एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी रिलेशंस हैं ये हमें पहली बात तो फाइंड आउट किस तरीके से करना है ये आना चाहिए, और दूसरी बात ये एज ए फॉर्मूला भी यूज होते हैं। तो न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो ये सारे रिलेशंस एज ए फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये रिलेशन फाइंड आउट करने को भी पेपर में आता है, तो ये रिलेशन फाइंड आउट भी करना आना चाहिए। तो आज हम लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम और सिलिंड्रिकल सिस्टम में क्या रिलेशन, किस तरीके से हम लोग यूनिट वेक्टर कैसे रिलेट कर रहे हैं फाइंड आउट कर लिया, हम लोगों ने वेरिएबल कैसे रिलेट कर रहे हैं आपस में फाइंड आउट कर लिया, और उनके दोनों सिस्टम में कैसे कंपोनेंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं वो भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखिएगा एक मैट्रिक्स दिख रही है आपको विच इज 1.16, और ये 1.16 मैट्रिक्स में आपको जो फैक्टर वाला मैट्रिक्स था जिसमें फाई कॉस फाई साइन फाई आना चाहिए था, उसकी जगह में आपको जो सामने दिख रहा है उसमें यूनिट वेक्टर के टर्म में वो वैल्यू आ रही है। तो ये यूनिट वेक्टर के टर्म में जो वैल्यू आ रही है इसको हमें जरा एक समझ लेना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो जैसे ये ax.a5 है, तो ax.a5 जो पिछला डायग्राम था हमारा उस पे हम लोग आते हैं। ये देखिए ये है ax और ये है a5, ये है ax और ये है आपका a5, ठीक है। a5 ये बेसिकली -a5 है। अब ऊपर की तरफ आप बनाएंगे तो ये बनेगा, अगर हम इसमें देखें तो ये है a5 और ax बना रहे हैं यहाँ पर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 + 5। cos 90 + 5 की वैल्यू कितनी होती है, -sin5। तो देखिएगा तो ax.a5 ये लिखा हुआ है ax.a5 और उसकी जगह पे लिखा हुआ है -sin5। मैट्रिक्स 1.16 में लिखा हुआ है ax.a5 और मैट्रिक्स 1.15 में लिखा हुआ है -sin5। तो मतलब -sin5 कहीं पर भी है तो आप ax.a5 लिख सकते हैं। इसी तरीके से ax.arrow को देखिएगा, ax.arrow तो ये है आपका ax और ये है आपका एरो, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ये है फाई, इसको cos के साथ लिख दीजिए यानी cos फाई, तो आ जाएगा ax.arrow की वैल्यू cos फाई के बराबर आ जाएगी। ये देखिए ax.arrow की वैल्यू cos फाई के बराबर आ रही है। इसी तरीके से अगर आप ay.arrow को देखिए तो ay.arrow इस वाले डायग्राम में देखते हैं, ये है ay और ये है एरो, ये है अगर फाई तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90 - 5, तो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 - 5, cos के साथ लिख दीजिए cos 90 - 5, cos 90 - 5 की वैल्यू होती है sin फाई, तो ay.arrow की जो वैल्यू है वो sin फाई के बराबर आनी चाहिए, और आप यहाँ देखेंगे ay.arrow की वैल्यू sin फाई के बराबर आ रही है। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स 1.15 को मैट्रिक्स 1.16 में लिख सकते हैं या मैट्रिक्स 1.16 से 1.15 बना सकते हैं, बशर्ते कि हमें डायग्राम नंबर 1.3 का ए और बी दोनों ही डायग्राम समझ में आ जाए। अगर हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ax एरो के बीच में कितना एंगल है तो उसका cos यहाँ पर लिख देंगे एंगल का, और ax a5 के बीच का एंगल मालूम है तो उसका cos यहाँ लिख देंगे,
AX AZ के बीच में एंगल कितना है ये हमें मालूम है 90 डिग्री होता है, तो cos 90 लिख देंगे तो वो हो जाएगा 0। इसी तरीके से AZ और AZ के बीच में कितना एंगल होता है, तो दोनों सेम वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल होगा 0, यानी cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरीके से हम इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1.15 से 1.16 बना सकते हैं और 1.16 से 1.5 भी बना सकते हैं। तो अगर हमें ये मैट्रिक्स याद हो जाएंगी तो आगे की चीजें हमारे को आसान हो जाएंगी। तो एक बार फिर से ध्यान रखिएगा, किस तरीके से ये रिलेशन फाइंड आउट करते हैं ये भी हमें आना चाहिए, और इन रिलेशंस को हम कैसे यूज करेंगे ये भी हमें आना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, वो दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, और थोड़ा सा अगर आप लोग पिछली क्लास दो क्लास हुई हैं जिसमें सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन को बताया गया, ये स्टडी कर लेंगे तो ही आगे वाला पार्ट आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्फेरिकल के साथ सिलेंड्रिकल का रिलेशन भी निकालेंगे और स्फेरिकल का कार्टेशियन के साथ कैसे रिलेशन बनेगा वो भी निकालेंगे। रिलेशन में आपको मालूम है 3 तरीके से हम लोग रिलेशन निकालते हैं, वेरिएबल के कैसे आपस में रिलेशन बनते हैं, यूनिट वेक्टर के आपस में रिलेशन कैसे बनते हैं, और कंपोनेंट वैल्यूज जो हैं उनकी रिलेशंस कैसे बन सकते हैं। तो वो तीनों तरीके के रिलेशन हम दोनों के साथ निकालेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अगर आपने ये लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 जो है वो थोड़ा सा नहीं पढ़ा होगा, तो एक बार इसको गो थ्रू हो जाइएगा ताकि अगली क्लास जो है थोड़ा सा ईज रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।